नमस्कार, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है। घर की चौखट से माउंट एवरेस्ट की चोटी तक बहुत खूबसूरत लगता है जब एक बेटी चौखट से निकलती है, चोटी तक पहुंचने की यात्रा पर देश का नाम ऊंचा करने का जज्बा अपने दिल में लिए। माना कि आसपास इन दिनों कोरोना पेंडेमिक ने लोगों के दिलों में एक उदासी, एक जकड़न को दबोच कर रख रखा है। लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक सबके दिल में देश के प्रति मोहब्बत फूट फूट कर बाहर निकलती है, जो कि जायज भी है। देश के नाम पर शायद ही ऐसी कोई भारतीय आंख हो जो नम ना होती हो। 15 अगस्त की इस आजाद सुबह में हम एक आजाद ख्यालों की देश की बेटी के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, जिनका नाम है मेघा परमार। मेघा अभी 26 साल की हैं और 24 साल की उम्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। मध्य प्रदेश से मेघा वो पहली महिला हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को छुआ है। एक और बड़ी उपलब्धि मेघा के नाम है और वो है 2019 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराना और वहां पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना। मेघा सीहोर के एक छोटे से गांव भोजनगर की रहने वाली हैं। साथ ही मेघा अफ्रीका के उच्चतम यानी कि हाईएस्ट पर्वत किलिमंजारो पर भी भारत का तिरंगा फहरा चुकी हैं। इस यात्रा के दौरान मेघा ने पूरी टीम को भी एक लीडर की तरह लीड किया। मेघा मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मेघा, आपका स्वागत है योर स्टोरी लाइव में। थैंक यू सो मच। मेघा, मैं चाहूंगी कि हमारी बातचीत शुरू करने से पहले आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, आपका बचपन कैसा बीता, स्कूलिंग किस तरह से हुई। ओके, सो मेरा परिचय तो आपने दे दिया मैम। तो मैं मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव है भोजनगर, प्रॉपर मैं वहाँ से हूँ। पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी भी खेती बाड़ी करती हैं। बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार था मेरा, जहाँ 6 बुआएं हैं मेरी और हम सब बहुत सारी ढेर सारी बहनें हैं। तो बचपन थोड़ा सा वैसे ही गुजरा। जब आपके घर में ढेर सारी बच्चियां हो जाती हैं तो अब के समय तो थोड़ा माहौल बदल गया, और आज से यदि आप जब मैं छोटी थी तो थोड़ा और अलग माहौल था। तो मेरी लाइफ में भी चेंजेस वहीं से स्टार्ट हुआ था जब मैं 9th क्लास में थी। तो घर पे भाई गिने चुने थे, तो क्या होता था कि रोटियां जब बनती थी तो कोरी रोटियां हम लोगों को दी जाती थी, टुकड़ी रोटी उन लोगों को दी जाती थी। तो मैं हमेशा, जो मेरे अंदर है अभी भी जिद है कि मुझे भी वो चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, जुनून या जिद दोनों ही है। वो मेरी कमी है, वही मेरी खासियत है, मैं ये कहती हूँ। तो मैं अपनी दादी से हमेशा पूछती थी कि मेरे को भी चुपड़ी रोटी चाहिए, मुझे कोरी रोटी नहीं खानी। तो वो बोलती थी तमें खिला के कई फायदो, तम तो ससुराल चली जाओगी, छोरो घर को नाम रोशन करेगो। वहीं से मुझे क्लिक हुआ था कि नहीं, हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं ना, जिससे हमारे पापा को सबको प्राउड फील हो। जैसे आज हम सब बोलते हैं आप या मैं कि मैं देश के लिए करती हूँ, करना चाहती हूँ, स्टेट के लिए करना चाहती हूँ, पर एक अबोध मन जो बड़ा होता है उसके मन में पहली चीज आती है कि उसको कुछ ऐसा करना है कि उसके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। वही मेरे मन में था कि मेरे पिताजी को गर्व होना चाहिए कि हमारी छोरी ने ऐसा करी। वहीं से मेरा क्लिक होता है। बचपन से जिद्दी थी, थोड़ी एडवेंचर वाला, जैसे हमारे गांव में तो उदंड बोलते हैं, अब एडवेंचर एडवेंचर बोलते हैं मुझे, कि मैं एडवेंचर की बड़ी शौकीन हूँ। और उस समय मेरे को बोलते थे कि गांव में इससे बराबर उदंड छोरी कोई नहीं है। मुझे उस समय तेज तेज झूले लेने का बड़ा शौक था, इमली के पेड़ पे। घर का काम करने का पहले से बड़ा शौक था, चाहे वो पिताजी की खेती में काम हो या मम्मी का काम हो या गाय भैंस का गोबर फेंकने का काम हो। मुझे सारे कामों को करने में बड़ा इंटरेस्ट आता था कि कहीं तो लगाओ एनर्जी को, फ्री मत बिठाओ बस। बचपन इस तरह से गुजरा। फिर मुझे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए मेरे मामा साहब के घर जाना पड़ा, जहाँ मुझे बहुत मेंटली प्रिपेयर हो गई। क्योंकि जब आप दूसरों के घर जाते हो तो आपको फ्रिज से एक टमाटर लेने से पहले भी सोचना पड़ता है लूं या नहीं लूं, पूछना पड़ता है। बहुत अलग तरह से आप वहाँ रहते हैं। तो वहाँ मैं बहुत कुछ सीखी और बहुत मेंटली प्रिपेयर हुई। तो बचपन कुछ इस तरह से गुजरा। और गांव में स्कूल थे नहीं, और मामा साहब के यहाँ भी पढ़ाई हुई है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है, और ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है जब बॉयज स्कूल था, क्योंकि मैथ साइंस था नहीं। तो हम 6 लड़कियां थी बस, और हम लोगों ने बॉयज स्कूल से मैथ साइंस से 12th किया था। उस समय एक अलग ही माहौल था कि अरे पहली बार कोई लड़कियां बॉयज स्कूल से पढ़ के मैथ साइंस से 12th कर रही है। बहुत ये बढ़िया। मेरी तो बहुत मेघा, बढ़िया जर्नी। वो जो स्कूल था उसमें लड़कियां नहीं पढ़ती थी, आप लोग पहली लड़कियां थी जिन्होंने उस स्कूल में हाँ एडमिशन जी, हाँ, लिया। उनको बहुत परमिशन खूबसूरत। दी गई थी मैथमेटिक्स, क्योंकि वहाँ जब अकोदिया एक बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ गर्ल्स जो स्कूल था उसमें आर्ट्स था।
हेलो, जी। सॉरी मैम, माफ़ी चाहती हूँ, नहीं, कॉल आ गया था। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। हाँ, ओके, तो वहाँ हम लोगों को परमिट, क्योंकि आर्ट्स था, कॉमर्स था लड़कियों के लिए सिर्फ, तो क्या लड़कियाँ सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने के लिए बढ़नी है टाउन क्षेत्र में? नहीं ना, वहाँ भी हम मैथ साइंस लेके पढ़ सकते हैं, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे ना बाबा। पुरुष लड़कों के लिए तो वहाँ भी वो था, स्कूल में मैथ साइंस पढ़ सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, बायो से पढ़ सकते थे। लड़कियों के लिए सिर्फ क्या कहते हैं, ग्रह गृह शिक्षा वाला कोर्स था, आर्ट्स था और कॉमर्स था, सिर्फ इतना सीमित कर रखा था, क्योंकि हम एक कस्बे में रहते थे। तो वहाँ बड़ी मुश्किल से परमिशन दी गई थी, यदि लड़कियों को 12वीं में मैथ साइंस से पढ़ना है तो वो बॉयज स्कूल में पढ़ सकती है एडमिशन लेके, ऐसे। काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प शुरुआत हुई है आपकी। तो ये लड़ाई जहां तक पहुंची है उससे साफ साफ समझ में आता है कि ये लड़की यहाँ तक पहुंची कैसे है। शुरू से ही जिद एक बनी हुई थी। कैसा लगता है मेघा आपको जब आप अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करती हैं? कैसी फीलिंग आती है आपको? मुझे गाँव, देश, प्रदेश से भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग तब आती है जब मैं दूसरे देश में होती हूँ और जो सब लोग मुझे कहते हैं कि ये एक भारतीय नारी है, इंडियन वुमन है। और जब एक फीलिंग जुड़ती है कि अरे मैं इंडिया से आई हूँ, मैं कुछ भी करूँगी तो उसमें भारत का नाम होगा। तो मैं बड़ी वहाँ सतर्क भी रहती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा ना कर दूँ कि जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। और हमेशा ऐसी चीज़ें करने की कोशिश, काम करने की कोशिश करती हूँ कि लोग बोले, "अरे वाह! इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये भारत से आए हैं।" तब बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि ये इंडिया के लोग होते बड़े शानदार हैं। बिल्कुल। वो सुबह कैसी थी जब आपने 10:45 पर, अगर मैं सही हूँ तो शायद यही समय था। नहीं, नहीं, नहीं। जी, 2018 में मेरा सबमिट नहीं हुआ था, 700 मीटर रह गया था। जी, 2019 में मेरा सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट सबमिट हुआ जी। था, उसमें भी बड़ी बहुत उठा-पटक बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तब जाके मैं वहाँ तक पहुँची थी। तो 22 मई सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे जी, ऊँची चोटी, टॉप ऑफ द जी। वर्ल्ड पे तो थी। कैसा, वो सुबह कैसी थी? कैसा लग रहा था? डर था अंदर किसी तरह का, या किसी तरह का उत्साह था कि क्या होने क्या वाला है? क्योंकि जब आप कुछ बहुत बड़ा करने जाते हैं तो आपको अंदर भी रहता है कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कोई चीज आ जाए और रोक ले चीजों को। इस तरह का कोई डर था अंदर? पहाड़ों पे हर समय टॉर्चर होता है, दिमाग बॉडी में ताकत तो रहती नहीं है। वहाँ मेरे अंदर एक बार भी ऐसा नहीं आया कि मैं गिव अप कर दूँ, हमेशा ये था कि जब तक करूँगी नहीं तब तक छोड़ूँगी नहीं। पर प्रकृति का कुछ नहीं कह सकते ना, पर जब मैं सब कुछ सकुशल के साथ सुबह 5 बजे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, एक ही चीज़ आ रही थी कि आज मेरे ऊपर आसमां नीचे, इससे ऊपर आसमान है या भगवान है। मैं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर हूँ, वहाँ से दुनिया के सारे माउंटेन्स छोटे नज़र आ रहे हैं और इंसान की क्षमता टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँच सकती है। दुनिया गोल है, ये वहाँ से पता चलता है, हमको एकदम कर्व सा दिखता है। भोर के समय गई थी तो आसमान पूरा सतरंगी था, चाह रही थी कि पूरी चीज़ों को अपनी आँखों में कैद कर लूँ, सुपर पावर को फ़ील करते हो, तो ये अलग ही चीज़ होती है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी माउंट एवरेस्ट तक पहुँचने की, इसके शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद कभी ऐसा लग रहा था कि जो सपना आप देख रही हैं वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? भगवान जी ने बड़ी परीक्षा ली थी पहले मेरी। अ, ऐसा कई बार लगा था। क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी तभी बहुत स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी मैं। तो चौथे मंजिला पे मेरे मकान था जहाँ हम रहते थे। डेली कुप्पे से पानी लेके जाना। तो मुझे लगता है आज मेरे पैर इतने मजबूत इसी वजह से कि मैंने उसमें बहुत पानी भरा। तो ऊपर वाला कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा करके रखता है, पर आप समझते हैं कि वो बड़े कठिन समय चल रहे हैं। फिर इन सब के बावजूद 25 लाख रुपए लगते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए। तो मुझे अच्छा। पता भी नहीं था कि कैसे, तो मैं सेम लोगों के पास कैसे जाती थी कि आपने सुल्तान मूवी देखी है? लोग बोलते थे हाँ। तो सुल्तान मूवी में कैसे कुकर वाला फेमस हो गया था, यदि आप मुझे स्पॉन्सर करोगे तो आप भी फेमस हो जाओगे। मैं ऐसे लोगों को कन्विंस करती थी, क्योंकि एक पता नहीं था ना, गाँव से निकले हुए बच्चे को तो यही चीज़ें आती जो वो फ़िल्मों में देख लेता है, सीख लेता है। तब जाके 15,000 इकट्ठे हुए थे। मैंने कई दफ़ा वल्लभ भवन के चक्कर लगाए थे जो हमारे भोपाल में है। उसका एक किस्सा है कि जब मैं बारिश के समय अक्टूबर में आ रही थी तो मेरे जूते से पानी अंदर गया। इतने भोपाल के चक्कर लगते थे और मैं इतनी जगह पैदल जाती थी कि मुझे उस दिन समझ में आया था, जैसे हम लोग कहावत कहते हैं जूता घिसना। उस दिन समझ में आया था जब आपके जूते फट जाए और आपको पता भी ना चले वो जूता घिसना होता है।
फिर 2018 में सब कुछ होने के बावजूद मेरा 700 मीटर माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ था, 8100 तक। वहाँ पहाड़ों के अलग चैलेंजेस हो जाते हैं जब आपके 2-2 किलो के जूते होते हैं, 1 किलो के क्रैम्पॉन होते हैं, 25 किलो का बैग होता है। शरीर में एनर्जी होती नहीं है, कभी भी एवलांच आ सकते हैं, बड़े-बड़े क्रेवासेस रहते हैं। फ्रोस्ट बाइट हो जाता है जिसमें आपकी उँगलियाँ काटनी पड़ती हैं, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है जिससे खून की उल्टियाँ हो जाती हैं होती हैं। और हर जब हम चलते हैं 9-9 घंटे के सफ़र में, बर्फ़ खोदते हैं, पिघलाते हैं, वो पीते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, सिर्फ़ सूप पीते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत रैशेज़ हो जाते हैं डेली चलने से, यदि आपके पीरियड्स हैं तो ये बहुत टफ़ होता है। ओह! उसके बाद कैंप 3 के बाद डेड बॉडीज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है। डेड बॉडीज़ के ऊपर से बगल से क्रॉस करके आप जाते हो और उसके बाद आपके सपने के इतने करीब, क्योंकि दूसरे गेम में आप हारते हो और जीतते हो। और उस समय मेरा 2018 में इतनी सब चीज़ों के बाद मात्र 700 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा था क्योंकि वेदर खराब हो गया था। वापस आई, गाँव में लोग ताने देने लगे कि लड़की ने 700 मीटर नहीं किया। फिर कोर्स करने के लिए गई और वहाँ आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग के दरमियान एक बिलियर के हाथों से सेफ्टी छूट गई और मेरा फॉल हुआ। इसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। फिर रिकवरी हुई, साल भर 10-10 किलोमीटर वापस दौड़ी, 82 केजी मेरा वेट हो गया था और फिर से पच पैसे इकट्ठे किए और फाइनली 2019 में वही वाला सेम पहाड़ों के चैलेंजेस, क्योंकि पहाड़ों में दर्द कहा नहीं जाता, सहा जाता है। उन सबको करने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ, क्योंकि मैं वहाँ मध्य प्रदेश की पहली लड़की थी, तो एक बहुत ज़िम्मेदारी भी मेरे साथ थी कि इस बार तो करना ही है और फिर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ी थी। तो ये पूरी चीज़ ना अंदर से कई बार सोचने पे वो होता है कि बहुत मुश्किल से आपको कोई भी चीज़ मिलती है तो हमेशा उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब मैं सच में दिल से एक रिस्पेक्ट आ रहा है आपके लिए मेरे मन में। ये जो सपना आपने जो देखा था माउंट एवरेस्ट पे पहुँचने का, इसकी शुरुआत किस उम्र से हुई? कब आपको लगा कि आपको उस चोटी पर पहुँचना है और तिरंगा लहराना है वहाँ पे जाके? छोटी-सी शुरुआत तो हुई थी कुछ करना है ऐसे। जब मैं गाँव पे थी कि मम्मी-पापा मम्मी को मैं हमेशा रक्षाबंधन और संक्रांति पे घर जाते हुए देखती थी। तो मुझे ये था कि मुझे शादी भी करनी है, बच्चे भी करनी है, पर इस ज़िंदगी के अलावा भी कुछ करना है। कि मेरी कुछ हमेशा आइडेंटिटी हो, पहचान हो, कि मैं पत्नी, बेटी, माँ सब कुछ रहूँ, पर मैं मेघा परमार भी रहूँ। ये चीज़ वहीं से थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है और मैं हर लड़की को यही बोलती हूँ, सारे रोल अदा करना ज़िंदगी में क्योंकि ये तो ज़िंदगी के रंग हैं। पर तुम हो, वो हमेशा तुम रहना, तुम्हारी आइडेंटिटी हमेशा बना के रखना। यदि रोटियाँ बनाओगी तो ऐसी बनाना कि तुम्हारा नाम हर जगह पुकारा जाए कि इनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। जिस चीज़ में तुम अच्छी हो वो पहले पहचानो। तो मुझे ये था कि पढ़ने में अपन अच्छे हैं नहीं, खेल में मैं बहुत अच्छी हूँ तो मुझे इसी में करना है। तो फिर कॉलेज में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग टोटल। ये गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ इतना डर नहीं था। वहाँ मुझे समझ में आया कि जब तक आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। और मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करी तब मुझे पता चला कि मैं खिलाड़ी अच्छा बन सकती हूँ। तब मैंने अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, तब क्लिक हुआ कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती मध्य प्रदेश की पहली लड़की, क्योंकि मेरे पास भी तो 2 हाथ पैर है। जब तक हम अपने आप को कभी कम नहीं आंकेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत, बहुत खूबसूरत। अपनी ज़िंदगी में आप सबसे बड़ी प्रेरणा किसको मानती हैं? और इस प्रेरणा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूने में किस तरह आपका साथ दिया? अ, मैं बचेंद्री पाल मैम को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरी आइडल है। मैं इंदिरा गांधी जी, सुषमा स्वराज जी इनको बड़ा पढ़ती हूँ। मैं मैरी मैरी कॉम से बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि वो महिला हैं जिनको मैं अपनी मम्मी को डायलॉग सुनाती हूँ कि मम्मी देखो, वो ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं। मैं जो काम करने वाली महिलाएँ हैं जो सिर्फ़ घर में सिमटी नहीं रही हैं, भले वो कुछ भी काम करती हैं बाहर, पर अपनी मेहनत का कमाती है, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखती है, अपने डिसीजन लेती है। मैं हर एक उस महिला से इंस्पायर होती हूँ। पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है कि मैं इन्हीं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपसे भी मैं इंस्पायर हूँ, आप यहाँ आके मेरे साथ बातें कर रही हैं, आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। तो हर महिला आप बहुत इंस्पायर करती है मुझे और मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करती हूँ। जब जो आपकी जो दूसरी यात्रा शुरू हुई माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने की, उस यात्रा ने मतलब घर से निकल कर के चोटी पर पहुँचने तक जो यात्रा थी आपकी, उसमें कितना लगभग कितना वक़्त लगा?
और माउंट एवरेस्ट तक पहुँचने में हमें 2 महीने लगते हैं पूरे। ये जी, एक्लिमेटाइज़ेशन का पीरियड होता है, हम जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। मतलब ये हमारे टच क कैंप को टच करके वापस आने की जर्नी होती है, 9 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की। समिट पुश जो होता है वो 18 घंटे का होता है। तो ये 2 महीने का सफ़र होता है जो आपको हर पल, हर मिनट, हर सेकंड कह सकती हूँ मैं, जो आपको अंदर अंदर की आत्मा बोलती है कि छोड़ दो, और आपके दिमाग को कहना होता है नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस। तो कितने लोग थे आपके साथ उस दौरान, जो दूसरी यात्रा में जी, जब आपने छोटी मेरे पुश हुआ? साथ भारत से कोई नहीं थे, मेरे साथ फॉरेनर्स की टीम थी जिसमें 3 मेंबर्स थे, एक रशिया से थे, एक ईरान से थे और एक सॉरी अर्जेंटीना से थे। मुश्किल था सब कुछ बहुत ज़्यादा। ये जो फ़तह हासिल कर जब आप अपने गाँव, अपने लोगों के बीच लौटी, क्योंकि पहली बार में तो लोगों ने कहा कि लड़की नहीं कर पाई, कुछ चली गई, बस बड़ी-बड़ी बातें थी। लेकिन जब दूसरी बार आपने जीत हासिल की और आप पहुँची तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? बहुत वो पल तो मुझे आज भी बहुत मेरे लिए कीमती होते हैं, जब मेरे पापा को लोगों ने कंधों पे बिठा रखा था। हम लोगों को प्राउड तब फ़ील होता है जब हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को इज़्ज़त दी जाती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आया था जब मैं मेरे मुख्यमंत्री से मिलने गई तो मेरे मुख्यमंत्री सर कुर्सी से सीधा उठ के मेरे पास आए। वो पल मुझे मेरे लिए बहुत कीमती था कि मतलब हमारे राज्य के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति मुझे जान रहे हैं। कुछ समय बाद अभी जब मैंने दीप प्रज्वलन किए थे और मैं स्क्रीनशॉट मास्क बना रही थी, वो पल और माउंट एवरेस्ट के बाद और बड़ा था जब देश के प्रधानमंत्री मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हुई? माउंट एवरेस्ट की वजह से हुई। तो तब आप बहुत प्राउड फ़ील करते हो अपने आप को, जब आपका जैसे मैंने केवल माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, पर मेरे अलावा बहुत सारी बच्चियों को आज़ादी मिल गई है पर्टिकुलर क्षेत्र चुनने की, कि जाओ, कुछ भी करो बस अच्छा करके दिखाओ। और जो मेरे पिताजी ने मेरे को एक डायलॉग बोला था जो मैं हमेशा हर बच्चे को बोलती हूँ कि कुछ भी करना मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा तू जो भी कर जे बस यहाँ सोच के कर जे, तू अच्छो करेगी तो भी म्हारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी म्हारो नाम होएगो। तो मैं हर बच्ची को भी यही बोलती हूँ हर मंच से और हर पिता को बोलती हूँ कि आप उन्हें आज़ादी दो। फिर बच्चों को बोलती हूँ कि कुछ भी करना ये सोच के करना, तुम अकेले नहीं हो, उसकी वजह से तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे पापा, देश देश सबका नाम रोशन होता है। वो पल मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड फील होता है जब बहुत सारे बच्चे मेरे से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियाँ आपसे प्रेरणा लेती हैं। आप सचमुच एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं। आपने बहुत सारे दरवाज़े खोले हैं उस मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए, देश की लड़कियों के लिए, सभी के लिए, सबके अंदर एक जज़्बा दिया है। आपके जो ट्रेनर थे रत्नेश पांडे जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके योगदान को आप किस तरह से देखती हैं? यदि माउंटेनियरिंग के गुरु कहा जाए तो मेरे लिए वही है। माउंट एवरेस्ट तक मुझे बहुत गाइड किया रत्नेश भैया ने, मैं हमेशा रत्नेश भैया बोलती हूँ उनको। मेरी पहली प्रेरणा वही थे जब मैंने अखबार में उन्हीं के बारे में पढ़ा था और भगवान सिंह जी जो मध्य प्रदेश के दोनों फर्स्ट पर्सन है कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तो यदि कोई पहला व्यक्ति लाइन नहीं बनाएगा तो लाइनें खड़ी भी नहीं होती ना। तो बिल्कुल। मेंटली या मेरे मेंटर माउंटेनियरिंग फील्ड में वे थे और वे भी बहुत लाजवाब पर्सन है। मतलब इतनी सारे स्ट्रगल उनकी लाइफ में आते रहते हैं, उसके बावजूद भी वे इतने लोगों को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि इन दिनों आप अपने गाँव में हैं और गायों के साथ अच्छा वक़्त गुज़ार रही हैं, तो कैसा लग रहा है अभी ये कोरोना पैंडेमिक आपको आराम करने का वक़्त दे रहा है? यदि आप गाँव पे हो तो आप आराम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ ढेर सारे काम होते हैं। सो मैंने इस कोरोना टाइम में स्क्रीन शीट मास्क बनाए थे जो देश के पहले स्क्रीन शीट मास्क थे जिससे पुलिस ऑफिसर डॉक्टर्स को बहुत हेल्प हुई। और उसके बाद हम लोगों ने मैं गांव पे थी, जितने भी पेड़ है क्योंकि एक पेड़ 100 पौधों या 1000 पौधों को जन्म देता है तो उनकी गुठलियां इस गर्मी में बीनी और बच्चों को मैंने शामिल कर लिया था इसमें क्योंकि उनके लिए ये चीज बड़ी अनोखी होती है कि ये पेड़ मैंने लगाया है, इसको मैं बड़ा करूंगा। इस साल वो एक पेड़ लगाएगा, अगले साल 10 लगाएगा। तो हमने नीम की ढेर सारी लिमोलिया इकट्ठी की, कंजी के पेड़ की लिमोलिया इकट्ठी की, फिर उनके छोटे छोटे पेड़ लगाए। इन 2 पेड़ को हमने इसलिए चुना क्योंकि नीम के पेड़ को पशु नहीं खाते और गाँव में बड़े पशु होते हैं। तो बच्चों के यदि पहला पेड़ बड़ा होता है तो उसका मोरल बड़ा हाई हो जाता है और उन्हें प्रकृति से बड़ा प्रेम हो जाता है। तो इस छुट्टी कोरोना के समय में मैंने मैंने ढेर सारे मेरे गाँव में पेड़ लगाए और लगवाए। और पशु की बात की जाए तो मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे घर पापा के पास बहुत सारी गायें हैं और मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा कहा था बचपन में कि यदि तुम्हें गाय के घी दूध से बनी चीज़ घी, दूध, मक्खन, मलाई
या मिठाई पसंद है तो तुम्हें गोबर में कभी बदबू नहीं आनी चाहिए। तो फिलहाल मैं अपनी मम्मी को थोड़ा आराम देने के लिए गोबर फेंकना या जो भी चीजें काम घर के होते हैं, पापा के लिए पशु का चारा लाना, टोटल काम करने में उनकी मदद कराती हूँ। मतलब देश की ये बेटी सिर्फ देश के लिए ही नहीं, घर के भी सारे कामकाज बड़े अच्छे से संभाल लेती है। मेघा, यदि हम अपने देश के गाँव की बात करें तो अधिकतर बेटियों को स्कूल जाने को ही मिल जाए, या शहरों में भी बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, मजदूरी कर रही होती हैं, बहुत तरह तरह के काम करती हैं, मजबूर होती हैं वो। ऐसे में आप माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई आपने, और आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं जिन पर हम अभी आगे भी बातचीत करेंगे, तो किसी तरह की बाधा, किसी तरह की मनाही, मतलब ये शुरू करने से पहले रिश्तेदारी में या फिर घर परिवार से कभी ऐसा लगा आपको किसी तरह की बाउंडेशन का सामना करना पड़ा? किसी ने ये एहसास दिलाया कि आप एक लड़की होकर ये सब कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर औरतें दफ्तर भी जाती हैं तो वो भी उनके लिए माउंट एवरेस्ट फतेह करने जैसा ही होता है। तो कभी आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं अभी भी भारत में, जहाँ हमें साबित करके बताना पड़ता है। क्यों जरूरत पड़े हमें साबित करके बताने की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। मैं भी एक ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ मैं तेज चल नहीं सकती, गाना नहीं गा सकती, टीवी नहीं देख सकती, जोर से हंस नहीं सकती। सलवार सूट पहनना जरूरी है, लोअर टी शर्ट जींस को अच्छा परिधान नहीं मानते, तेज आवाज में बोल नहीं सकते, उलट के जवाब नहीं दे सकते, आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आप सोच सकते हो कि आप माउंट एवरेस्ट करने का सपना देख सकते हो, ये तो बिल्कुल लीक से हटके हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने सोच लिया और आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, ये एक चीज हमेशा महिलाओं को, लड़कियों को मैं बोलूंगी, हमेशा ये दुनिया आपको खींचती है, रिश्तेदार, ये लोग। तो हमेशा एक चीज याद रखना, दुनिया जाए भाड़ में, केवल हमारी ताकत हमारे दो लोग हैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। आप सबकी भी ताकत वो है, आपकी माँ और आपके पिताजी। यदि वो दोनों आपके साथ है तो ये लोग तो बोलेंगे, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हम सुनने लग जाते हैं तो ये सुनाने लग जाते हैं। और यदि ये नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? हम बुरा करेंगे या हम अच्छा करेंगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बोलते रहेंगे। मेरे साथ भी हुआ कि अरे इनकी लड़की तो पहाड़ पहाड़ जाती फिरे, 2-2 महीने यहाँ है वहाँ है, जो बहुत अजीब तरह के ताने होते हैं, जो एक पेरेंट्स को सुनने में बहुत तकलीफ होती है, खासकर यदि आप गाँव में हो तो। और मैं आपको बता दूं कि मैं परमार परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो एक बहुत छोटे से गांव से हूँ भी। हमारे यहाँ बहुत छोटे पद में मंगनी कर दी जाती है, तो आज से 1 साल पहले तक मेरी खुद की मंगनी को 17 साल हो चुके थे। तो इन सब के बावजूद यदि आप सोचते हो कि नहीं, आपको कुछ करना है, तो आपको कोई कोई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके फैसले से हटा सकते। बस आप एक बार खुद के बारे में सोचो तो आप तो पहले ही खुद अस्त्र डाल देती हो, लड़ाई नहीं लड़ोगी तो फिर क्या अर्थ है? बस। तो मेघा, कौन सी उम्र थी जब आपकी मंगनी कर दी गई थी? मतलब अगर 17 साल हो चुके हैं उसको तो। वो छोटी थी शायद, मैं बहुत छोटी। हमारे यहाँ मंगनी रिंग पहना के नहीं होती है। हम्म। यदि बड़े बुजुर्गों ने देख लिया इनके यहाँ जमीन अच्छी है, इनके यहाँ लड़की अच्छी है, तो नारियल भेज दिया जाता है और वो मंगनी पक्की हो जाती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती कभी ऐसा लगा, जैसे वैसे तो मुझे पता है कि ये लड़की बहुत जिद्दी है, ये किसी की नहीं सुनती है ना। लेकिन कभी ऐसा लगा बचपन से लेके अब तक कोई ऐसी चीज रह गई हो, कोई ऐसी कड़वाहट रह गई हो मन में कि जो कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि काश कि मैं लड़का होती, मैं लड़की हूं इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी ना। पहले लगता था ना, कभी लगता था छीन के खाने की आदत है मेरी। यदि मुझे कभी कभी लड़की होने के चक्कर में रोटियां नहीं दी जाती थी तो मैं अपने भाई की छुड़ा के खा जाती थी, भैया चुपड़ी रोटी खाने का हक तो मेरा भी है, शौक तो मेरा है। तो आप इस दुनिया में रहते हो जहाँ आपको चाहिए तो छीन के लो, क्योंकि वो आपका हक है। कोई आप अबला नारी नहीं हो ना, अपने आप को अबला समझो कि कोई आपको देगा, आप उठोगे तब। इस चीज का कभी मुझे दुख नहीं हुआ कि ऊपर वाले ने मुझे लड़की बना के पैदा किया। और आपका ये था कि कभी मुझे कोई ख्वाहिश ऐसी रह गई हो, तो यदि कुछ ख्वाहिशें रह गई हैं तो मैं उनको डायरी में नोट करके लिख लेती हूँ। बहुत समय है मेरे पास, मैं 80 साल की बुढ़ी होके मरूंगी तब तक सारे शौक पूरे कर लूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे कोई हिला नहीं सकता इस फौलाद को। मेघा, जो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, आप उस पर भी देश का तिरंगा लहरा के आ चुकी हैं।
तो वो यात्रा कैसी थी? ये किस साल की बात है? उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। 1 साल बाद की बात थी। यदि आपको पहली सफलता मिल जाती है तो आप उसे सेलिब्रेट कीजिए पर रुक मत जाइए। मेरा कहने का अर्थ ये था, यदि मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया तो मैं ज़िंदगी भर यही नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ मैं माउंट एवरेस्टर हूँ, एवरेस्टर हूँ। नहीं, मुझे सारे पहाड़ भी तो देखने हैं ना बाबा। और एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो गई थी कि अरे! अपन ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया अब तो सही है। ये चीज़ मेरे को प्रकृति ने फिर से मेरा भ्रम तोड़ा। जैसे आप हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, वैसे हर पहाड़ अपने आप में विशेष होता है। उसके हर एक के समिट बड़े टफ होते हैं। वेदर चंद सेकंड में टफ चेंज हो जाता था। कभी हवा, कभी गर्मी, कभी स्नोफॉल, समझ नहीं आता था आप जैकेट पहनो, उतारो या क्या करोगे? तो पहाड़ हर समय आपकी परीक्षा लेता है और आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं रशिया गई थी, यूरोप, और वहाँ इंग्लिश तो मुझे वैसे भी नहीं आती, पर मुझे इन देशों में घूमने के बाद ऐसा लगा कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी दुनिया हमारा घर है। भाषा से कुछ नहीं होता, खान-पान, रहन-सहन से कुछ नहीं होता, भावनाएँ समझिए, तो भी आपस में एक-दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। बस। बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो उनको भी उस पे सोचना चाहिए कि उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको आपको ज़रूरी नहीं है कि इंसान को हर भाषा आए, सबकी अपनी भाषा होती है और वो जिसमें कंफर्टेबल होता है, उसी को बोलना पसंद करता है। आप बिल्कुल। आप अफ्रीका के हाईएस्ट पर्वत किलिमंजारो पर भी जा चुकी हैं, वहाँ भी देश का तिरंगा आपने फहराया, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? मैं अफ्रीका जब गई तो मेरे लिए बहुत वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं टीम की लीडर थी। और अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, तो वहाँ भी रेतीला तूफान आता है और बहुत खूबसूरत, मतलब पहाड़ इतने खूबसूरत होते हैं कि ऐसा लगता है बस इन्हें देखते जाओ, निहारते जाओ। प्रकृति कितनी सुंदर है। तब मुझे सोचने में आता है कि ऊपर वाले ने हमें कितनी प्यारी ज़िंदगी दी है कि मतलब हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है बर्बाद करने को, कितना कुछ है देखने को, महसूस करने को, और हम कहाँ-कहाँ छोटी-छोटी चीज़ों में लग जाते हैं, बातों में लग जाते हैं। अब वहाँ ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती है। और आने के बाद कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि एक साँस बड़ी कीमती है, ऊपर वाले ने हमें दी है, जाने से पहले कुछ करके जाना चाहिए। तो मैं टीम लीडर थी, तो टीम के सबसे वीक जो पर्सन थे उनके पास ही मुझे रहना पड़ता था, और टीम का जो सबसे फास्ट पर्सन चलता था उसके पास ही मुझे जाना पड़ता था। तो टीम को मैनेज करके चलना, और फिर एमपी की ओल्डेस्ट वुमन 48 इयर्स की लेडी को मैंने माउंट किलिमंजारो क्लाइंब करवाया था। वहीं 15 साल का यंगेस्ट बच्चा है जो एमपी का, उनको मैंने क्लाइंब करवाया था, और देश के पहले डॉक्टर थे शिशु रोग विशेषज्ञ, उनको मैंने माउंट किलिमंजारो क्लाइंब करवाया था, और एक टीम लीडर के रूप में ये मेरा पहला एक्सपीडिशन था। तो ये बहुत डिफरेंट चैलेंजेस था, और किलिमंजारो मतलब वहाँ के लोग इतने प्यारे-प्यारे लोग हैं, मतलब मैं जब आधी दुनिया घूमी हूँ, आधे महाद्वीप घूमी हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, रंग रूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वो चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता है जो मुस्कुरा देता है। चाहे आप देखेंगे 80 साल का व्यक्ति है जिसके दाँत नहीं होते, वो भी मुस्कुरा देता है तो खूबसूरत लगता है। एक बच्चा है जो धूल में खेल रहा है, मिट्टी उसके चेहरे पे लिपटी हुई है, वो मुस्कुरा देता है तो खूबसूरत लगता है। रंग, रूप, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वो व्यक्ति जो मुस्कुराता है वो खूबसूरत लगता है। ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। मुझे समझ में आया। बिल्कुल सही कहा। तो कितने लोग थे उस वक़्त आपकी टीम में जो आपकी करीबन किलिमंजारो का जो ट्रिप था? काफ़ी सारे लोग थे, गाइड थे वगैरह, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट थे, मध्य प्रदेश के क्लाइमेट थे, हम 6-7 लोगों की टीम थी। जी, जी। आप एक किसान परिवार से आती हैं और जिसको आप बहुत प्राउड के साथ एक्सेप्ट करती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि ये देश किसानों का ही है, इस देश को किसानों ने ही बनाया है। तो सही शब्दों में कहूँ तो आप एक देसी, शुद्ध देसी बेटी हैं। ऐसे में वो देसी लड़की किस हद तक आपके अंदर रहती है? कभी निकलती है बाहर? हाँ, हमेशा ही निकलती है। मुझे आज भी फ़ास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा घर की बनी हुई घी की चुपड़ी, रोटियाँ, सब्ज़ी, दाल-चावल ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। हमेशा खान-पान की, क्योंकि गाँव गाँव में पहली प्राथमिकता होती है हमारे यहाँ की, खाओगे नहीं तो चलोगे कैसे? तो कै चलोगे कैसे, मतलब ये होता है कि अच्छा खाओ और खेतों में खूब निकालो। वही ये है कि नेचर से हमें कनेक्ट रहो हमेशा। मुझे हर चीज़ पसंद है गाँव की, और मुझे कभी भी वो नहीं लगता कि मैं गाँव से हूँ। और मैं यदि कुछ कर ल मैं हम सब आप सबको भी, सभी को मैं ये बोलती हूँ कि बैक टू विलेज, वापिस हमारे गाँवों की तरफ आओ, उनकी मदद करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। क्योंकि असली जड़ तो हमारी वही है, हम तने पे पहुँच जाएँगे, डगाल पे पहुँच जाएँगे, वहाँ से धम से गिर जाएँगे, जड़ों पे फिर से पहुँचना पड़ेगा ना हमें। उसे जी। मजबूत करना पड़ेगा, उसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी, तो वो चीज़ करना ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, पता नहीं आप क्या समझेंगे?
मैं आज भी कभी भी शैम्पू से सिर नहीं धोती हूँ। मैं हमेशा हमारे तालाब की मिट्टी होती है उसे लेकर आती हूँ। मैं माउंट एवरेस्ट के बाद मेरे बाल बहुत खिलने लग गए थे, अधगंजी हो गई थी मैं, एक्सपीडिशन के बाद यही होता है। और मेरे गाँव में करीब करीबन 80 साल के वृद्ध के भी सफेद बाल नहीं आते, सबके काले-काले बाल होते हैं और सुनहरी बाल होते हैं। हमारे डार्क काले बाल नहीं होते, सुनहरी बाल होते हैं और घने बाल होते हैं। उसकी वजह होती है कि हमेशा हम लोग नारियल तेल लगाते हैं शाम को सोते समय और सुबह धो लेते हैं उन सिर को, कभी भी शैम्पू का यूज़ नहीं करते, कंडीशनर का यूज़ नहीं करते। गाँव की मिट्टी होती है उसे मैं उसी से मैं सिर धोती हूँ। यदि मैं भोपाल में होती हूँ, तो यहाँ तो फिर बाथरूम जाम हो जाएगा, तो मैं एक बाल्टी के अंदर सिर धोती हूँ और वो जो मिट्टी होती है उसे पौधों में डालती हूँ। तो आप समझ सकते हैं भोपाल जैसे शहर में रहने के बाद मैं विदेश में जाके इंडिया को रिप्रेज़ेंट करती हूँ, पर आज भी मैं मिट्टी से सिर धोती हूँ। तो वो मेरी मिट्टी से जुड़े होने का गाँव-कापन अभी भी है। यही यही है वो देसी लड़की जिसके बारे में मैं जानना चाह रही थी, शुद्ध देसी। मेघा, क्योंकि आप इतनी फिट हैं और जैसा ऐसा कहा जाता है आजकल लड़कियां बहुत अपनी डाइटिंग को, अपने खान पान को लेकर के डाइटिंग करती हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाती है, घी नहीं खाना है, ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जिससे मोटापा हो। तो लेकिन आप इतनी फिट हैं, तो इस फिटनेस के पीछे का क्या राज है? कैसे खुद को इतना फिट रख पाती हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पियो और उसे वर्कआउट पे ज़रूर निकालो। फिट शरीर का अर्थ ये नहीं है कि आपका ज़ीरो फिगर हो, आपकी पतली कमर हो या पुरुषों की बात करें तो आपको सिक्स पैक हो। नहीं, फिट होने का मतलब है कि आप हर काम को बहुत स्फूर्ति के साथ कर सको, आपके चेहरे में हमेशा ताजगी हो, आप स्वस्थ हो, आपको बीमारियाँ ना हो। सबका शरीर अलग-अलग तरह से बना हुआ है। सबका शरीर का मापदंड अलग है, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें बनी हुई है, आप सबको एक खाँचे में तो नहीं डाल सकते हो। अच्छा खाओ, ये हमारी हड्डियों को हमारे जो जॉइंट होते हैं उनको ऑयलिंग देता है, कैल्शियम देता है और हमारे भारतीय खान-पान में तो सब चीज़ कितने अनुपात में डली हुई है। हल्दी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हरी मिर्च है जो कितनी लाभदायक है, मसाले हैं जो कितने लाभदायक है, दूध है जो जाने-अनजाने कैल्शियम देता है, सब कितना अनुपात में है। नाश्ते से लेके आप शाम के डिनर तक देखो और हमेशा कहा जाता है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। कितने नियम हैं, कितने अच्छे से बने हैं। सुबह उठते से पानी पीना चाहिए, तांबे के पात्र में पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी पीना चाहिए। क्यों डाइटिंग में लगे हुए हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आना चाहिए। हाँ, बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए, घर का खाना पौष्टिक खाइए। पर व्यायाम ज़रूर कीजिए। हमारे पूर्वज भी हमेशा योगा को हमेशा अपने आप में जोड़ के रखते थे अपने जीवन में। गाँव में क्या होता है इतने सारे काम होते हैं कि उनकी आधी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है। पर हम शहरों में रहते हैं तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अपनी लाइफ़स्टाइल में आधे घंटे अपने आप को ज़रूर दीजिए। यदि आप 51 सूर्य नमस्कार डेली कर लेते हैं तो आपको किसी भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट की एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो हम सूर्य नमस्कार के 12 आसन सीख के तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोगों लोगों ने, लड़कियों ने ये टिप्स ले लिए होंगे बहुत अच्छी तरह से, जो लोग हमें इस वक़्त देख रहे हैं। मैम यदि आप घी नहीं खाओगे तो ग्लो कैसे आएगा चेहरे पे? उन लोगों को बताओ तो आप, क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। सही बात है, मतलब जब मिट्टी से बाल इतने खूबसूरत दिख सकते हैं, तो शैम्पू और साबुन की ज़रूरत ही नहीं है। और वो हुँ। सारा ग्लो आपके चेहरे पे दिख रहा है इस वक़्त भी। कोई मेकअप नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, तो भी खूबसूरत हो आप इतनी, ये बहुत अच्छी बात है। मेघा, योर स्टोरी के माध्यम से देश की एक खूबसूरत-सी, प्यारी-सी लड़की, बहादुर-सी बेटी, देश की बाकी बेटियों को क्या संदेश देना चाहेगी? और साथ ही उन लोगों से क्या कहेंगी आप जो या तो बेटियों के पैदा होने से पहले उन्हें गर्भ में मार देते हैं, या फिर बेटियों के जन्म पर शर्म महसूस करते हैं? हमारे देश में एक बड़ा प्यारा-सा नारा है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? तो आप सोचो एक ही लाइन में उन्होंने पूरी चीज़ बोल दी। और अपनी बच्चियों पे गर्व करो, उन्हें आज़ादी दो, उन्हें पंख दो, उन्हें सुरक्षित रखो, उन्हें सब चीज़ ऊँच-नीच की परख बताओ। मैं मानती हूँ कि लड़की हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है। आज़ादी का मायना ये नहीं है कि मैं बहुत अपनी संस्कृति को छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाऊँ। आज़ादी का मतलब यह है कि मैं अपनी रीतियों को भी लेके आगे बढ़ूँ और जो नवाचार हो रहे हैं उन्हें अपना कर अपने विचारों को, अपने पंखों को खोलकर आगे बढ़ूँ। तो सभी लड़कियों से मैं यही कहूँगी अपने अंदर की चीज़ को पहचानो कि ऊपर वाले ने आपको भेजा किस लिए है? आप किस लिए पैदा हुई हो? आप इतिहास रचने के लिए पैदा हुई हो। हर लड़की इतिहास रचने के लिए पैदा होती है। बस हमें खोजना होगा कि हम किस लिए पैदा हुए हैं। खाली-पीली ऊपर वाला इतना मेहनत नहीं करता आपके लिए और आपको इतना अच्छा बना के भेजेगा। तो ये समझना होगा आपको।
और बिल्कुल। लड़कियों से मैं यही कहूँगी जो मेरे पेरेंट्स मुझे कह के भेजते थे कि देखो कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझना कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ, नहीं। आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपके समाज, आपका राज, आपका देश सब जुड़े हुए होते हैं कहीं न कहीं। तो जिस दिन आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है ना ऑटोमैटिकली आप अच्छा करने लग जाओगे। बस कुछ अच्छा करने के लिए सोचो, लिखो, करना शुरू करो। एक कदम बढ़ाओगे तभी तो 100 कदम आगे बढ़ोगे ना। सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? और जो मैं हमेशा डायलॉग बोलती थी कि अच्छी चीजें देखो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छा सुनो, अच्छी बातें करो, अच्छा बोलो, ऑटोमेटिकली हम बहुत पॉजिटिव होते जाएंगे। और जो मेरा डायलॉग था हमेशा मांझी दा माउंटेन का कि जब तक वो बोलता था जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने अपना डायलॉग बनाया था कि जब तक मैं चढ़ूंगी नहीं, जब तक माउंट एवरेस्ट छोड़ूंगी नहीं। अब अपने अपने डायलॉग बनाइए, अपना अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। सबके माउंट एवरेस्ट अलग अलग होते हैं, सब चीजें सबके लिए नहीं बनती हो, सब चीजें सब नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ तो कर सकते हैं ना। बस, तो आप किस चीज के लिए बने हो ये डिसाइड करो, उसे पकड़ लो। जब तक आप उसे कर नहीं लोगे तब तक छोड़ोगे नहीं। परिस्थितियां तो बदलती रहती है, मेरे साथ भी मैंने सोचा था तो मुझे पता था क्या रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वेदर खराब होगा। ये तो लचीलापन हमें हमारी लाइफस्टाइल में लाना होगा। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती, बस हमें अडिंग रहना है। तो पूरी कहानी और पूरी रामायण का सार यह है कि जिद्दी बनो और सही चीज के लिए बनो, अडिंग बनो और सही चीज के लिए बनो, और उसे कभी बीच में मत छोड़ो। याद रखना, एक लाइन में और आप एक रास्ते पे चल रहे हो और आप आधे रास्ते पे पहुंच गए और अब आपके मन में आता है कि मैं पलट जाऊं, तो पलटना मत, क्योंकि आधे रास्ते पे जाने के बाद भी आपको उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पूरा रास्ता क्यों नहीं तय कर लो, उतना ही समय लगेगा बस। बिल्कुल मेघा, बहुत बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। मैं खुद इससे इंस्पायर हो रही हूँ, मैं भी इससे मोटिवेट हो रही हूँ, मैं भी इसे अपनी जिंदगी में लागू करूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर जज्बा है, हिम्मत है और कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो कोई भी लड़की मेघा परमार हो सकती है। मेघा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी एक खूबसूरत जर्नी, अपनी लड़ाइयाँ, अपनी चुनौतियाँ, अपने संघर्षों को आज के इस खूबसूरत दिन के अवसर पर हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को भी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।